बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम न्यूट्रिशन एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम इन रेप्टाइल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। मोस्ट रेप्टाइल्स आर कार्निवोर्स बट सम आर ओमनिवोर्स। तो ओमनिवोर्स रेप्टाइल्स की एग्जांपल हमारे सामने टर्टल की एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है, जो कि तकरीबन हर किस्म की फ़ूड को इस्तेमाल कर लेता है। रेप्टाइल की जो टंग है वो दो कामों के लिए बेसिकली इस्तेमाल होती है, स्वेलविंग एंड कैप्चरिंग प्रे। अगर हम टर्टल की बात करें तो टर्टल की जो टंग है ये इसके माउथ से बाहर नहीं आ सकती, तो इसलिए ये अपनी टंग को सिर्फ स्वेलविंग के लिए ही इस्तेमाल करता है। जब शिकार इसके माउथ में फूड माउथ में आ चुकी है, उसके बाद फिर टंग जो है वो आगे उसको डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर धकेलने में हेल्प करती है। लेकिन राइट साइड पे एक पिक्चर है एक और रेप्टाइल की, जो कि कैमेलियन की पिक्चर है बेसिकली, जिसको गिरगिट हम आम ज़ुबान में जिसको हम गिरगिट कहते हैं। इसकी जो टंग है ये इसके माउथ से प्रोट्रूड कर सकती है, बाहर आ सकती है, और हत्ता कि ये इसकी ज़ुबान इसके अपने बॉडी साइज़ से भी ज़्यादा दूर तक फैल सकती है, लंबी हो सकती है, और शिकार को पकड़ के ला के वापस माउथ में वापस ले आती है। तो ये अपने टंग की मदद से शिकार करता है, स्टिकी होती है, इंसेक्ट्स को पकड़ता है, और ये इसका तरीक़ाकार बिल्कुल एम्फीबियंस जैसा है। एम्फीबियंस वाले चैप्टर में हमने फ्लिप एंड ग्रैब मैकेनिज़्म को पढ़ा था। तो इसमें फ्लिप तो नहीं करती इसकी टंग, इलास्टिक होती है, लेकिन ये ग्रैब कर सकता है उसी तरह जैसे एम्फीबियंस करते हैं। अब हम देखेंगे कुछ रेप्टाइल्स के स्कल के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस पाई जाती हैं जो कि इनके फीडिंग में हेल्प करती हैं। मिसाल के तौर पे अगर इन तस्वीरों में सबसे जो लेफ़्ट साइड वाली तस्वीर है इसको हम देखें तो यहाँ पर हमें एक स्नेक नज़र आता है जो कि एक बहुत बड़े बुल फ्रॉग को खाता हुआ, उसको शिकार करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये स्नेक इस इतने बड़े शिकार को कैसे स्वेलो कर लेता है, ये हमने इस स्लाइड के अंदर डिस्कस करना है। बेसिकली स्नेक के जो जाज़ होते हैं वो लूज़ली अटैच होते हैं आपस में। सेंटर वाली पिक्चर को देखें, डायग्राम को देखें, इसमें स्नेक का एक स्केलेटन हमें दिखाया गया है। तो ये स्नेक का अपर जा है, ये स्नेक का लोअर जा है, और इस पॉइंट पर ये दोनों जाज़ आपस में अटैच हैं। लेकिन ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है इनका, ये बड़ा ही लूज़ अटैचमेंट होती है। किसी भी टाइम पे जाज़ जो हैं वो एक दूसरे से फ्रीली मूव कर सकते हैं, इसीलिए ये जितना चाहे अपने माउथ को वाइडली ओपन कर सकता है अपने शिकार के साइज़ के हिसाब से। ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जा कैन मूव इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर। ठीक है, तो इसलिए ये अपने से बड़े शिकार को आसानी स्वेलो कर सकता है। इसके जो टीथ होते हैं बेसिकली वो शिकार को पकड़ के रखते हैं, स्वेलिंग करते हुए वो हेल्प करते हैं कि शिकार आसानी के साथ डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर चला जाए और माउथ से निकल के एस्केप ना कर जाए। और दूसरी बात ये कि जब ये स्वेलिंग कर रहे होते हैं, अब देखें लेफ़्ट साइड वाली डायग्राम को ही देखें, तो इसमें ये जो लेफ़्ट साइड वाली हमारे पास पिक्चर है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसका तकरीबन पूरा माउथ जो है वो ब्लॉक्ड है स्वेलिंग करते हुए। तो फिर इसका जो सांस लेने का जो मैकेनिज़्म है, जो इसका ग्लॉटिस है, वो तो बंद हो जाना चाहिए और इसका सांस बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये स्वेलिंग कोई 1-2 मिनट का प्रोसेस नहीं है, बहुत लंबा प्रोसेस है। तो इस सारे प्रोसेस के दौरान इसकी जो ग्लॉटिस है, जो इसका रेस्पिरेटरी पाथवे है, वो ब्लॉक नहीं होता। हम सबसे
राइट साइड वाली पिक्चर को देखें तो ये इसका ग्लॉटिस है बेसिकली, ये वाला, ठीक है, जो कि इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ लेके जाता है एयर को। तो जब ये स्वेलो कर रहा होता है, इसका मुंह पूरी तरह भरा हुआ है फूड से, तो ये जो ग्लॉटिस है ये थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करके, आगे की तरफ मूव करता है और थोड़ा नीचे की तरफ मूव करता है, ताकि रेस्पिरेटरी पाथवे जो है वो खुला रखा जा सके और ब्लॉक ना हो जाए स्वेलिंग करते हुए। The respiratory pathway is not blocked while swallowing because of the position of glottis। तो वो ग्लॉटिस की पोजीशन इस तरह से एडजस्ट कर ली जाती है कि वो ब्लॉकेज ना करे। वाइपर्स, ये स्नेक्स की एक टाइप है जो बहुत ही डेंजरस और बहुत ही ख़तरनाक किस्म का जहर रखते हैं। दे हैव लार्ज हॉलो फैंग्स ऑन देयर अपर जा। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक वाइपर स्नेक है जिसके अपर जा पे लार्ज फैंग्स मौजूद हैं। ये वो टीथ जो कि वेनम इंजेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, फैंग्स कहलाते हैं। इन फैंग्स के साथ कुछ ग्लैंड्स एसोसिएटेड होते हैं जिनको वेनम ग्लैंड्स कहते हैं, जिनमें वेनम बनता है और इन फैंग्स के अंदर आता रहता है, इसलिए इनका वेनम जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता। फैंग्स फोल्ड एंड आर एडजस्टेड इनटू द माउथ व्हेन माउथ इज़ क्लोज्ड। जब इन्होंने माउथ बंद करना होता है, जब ये माउथ खोलते हैं फिर तो ये फैंग्स सीधे हो जाते हैं, इरेक्ट हो जाते हैं और इंजेक्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब ये माउथ क्लोज़ करते हैं तो इनके फैंग्स फोल्ड बैक करके हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाते हैं और आसानी के साथ इनके माउथ के अंदर एडजस्ट हो जाते हैं, क्योंकि अगर फैंग्स बिल्कुल सीधे होंगे तो इनके फैंग्स बहुत बड़े हैं, इनका माउथ बंद नहीं हो सकता फिर इस तरह। वाइपर स्नेक का जो टॉक्सिन है या वेनम है वो हीमोटॉक्सिन है। हीमोटॉक्सिन एक टाइप है वेनम की, स्नेक्स के वेनम की, जो कि बेसिकली हमारे ब्लड को जाके इफ़ेक्ट करता है और ब्लड के जितने भी सेल्स हैं उनको रप्चर कर देता है और ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट कर देता है। यानी कि ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स हैं और दूसरे ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज़्म हैं उनको फेल कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पूरी बॉडी से इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और ब्लीडिंग इतनी सेवियर होती है कि वो जो उसका शिकार होता है वो बच नहीं पाता और लॉस ऑफ ब्लड की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। रियर फैंग्ड स्नेक्स, ऐसे स्नेक्स जिनके फैंग्स थोड़े से पीछे होते हैं, बिल्कुल फ्रंट पे नहीं होते जैसे कि वाइपर्स के हैं। इनके फैंग्स थोड़े रियर होते हैं और ग्रूव्स वाले होते हैं, ग्रूव्स मौजूद होती हैं उनके ऊपर। ड्यूरिंग swallowing venom is injected into the prey with these rear fangs। इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है बूम स्लैंग। ये स्नेक बहुत ही जहरीला स्नेक है और हीमोटॉक्सिन रखता है और अगर ये किसी को बाइट कर ले तो स्वेर किस्म की ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस ब्लीडिंग की वजह क्या है, जो अभी हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया, फेलियर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज़म्स। ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज़्म फेल हो जाते हैं और इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से जो शिकार होता है उसकी डेथ हो जाती है। ये आम तौर पे हर किस्म के ऑर्गेनिज़म को खाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि इनके फैंग्स रियर होते हैं, पीछे होते हैं, तो ये ऑर्गेनिज़म को सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज़म इनके खाने के लिए मुनासिब रहेगा बॉडी साइज़ के हिसाब से। और आम तौर पे ये इंसानों पे भी हमला नहीं करते, बच के निकल जाते हैं। लेकिन बूम स्लैंग जो है, ये ट्री स्नेक भी कहलाता है,
इसके बारे में हम यकीन से नहीं कह सकते, क्योंकि जब ये इंसान इसके करीब आता है, इसको कोई ख़तरा महसूस होता है, तो ये आसानी से हमला कर सकता है। स्नेक्स विद रिजिड इरेक्ट फैंग्स, ऐसे स्नेक्स जिनके फैंग्स फोल्ड नहीं होते, ये हमारे पास 3 तरह के स्नेक्स ऐसे हैं, ख़ास तौर पे कोरल स्नेक्स, जो कि यहाँ पर हमें राइट साइड पे नज़र आ रहा है, कोरल स्नेक है। सी स्नेक्स, जो कि हमें यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है। और तीसरे जो हैं वो कोबराज हैं। इनके फैंग्स भी हॉलो होते हैं और इनके साथ भी वेनम ग्लैंड्स एसोसिएटेड होते हैं। कुछ कोबराज ऐसे होते हैं जिनको स्पिटिंग कोबराज कहा जाता है। वो अपना वेनम स्पिट करते हैं प्रेशर के साथ और सामने वाले शिकार की आंखों में फेंकते हैं सीधा। और अगर वो आंखों के अंदर चला जाए फ़ौरन से, अगर आंखें वॉश नहीं की गई या कोई एनिमल है जिसकी आइज़ में डायरेक्टली वो चला गया है, तो उससे ब्लाइंडनेस काज हो सकती है। वेनम ग्लैंड्स एक्चुअली सलाइवरी ग्लैंड्स ही हैं जो कि मॉडिफाई होके वेनम ग्लैंड बन गए हैं, और इसका मतलब ये है कि इनमें सलाइवा के बजाय वेनम प्रोड्यूस करते रहते हैं। तो ये जो स्नेक्स हैं जो रिजिड इरेक्ट फैंग्स रखते हैं, इनका जो टॉक्सिन है, इनका जो वेनम है, वो न्यूरोटॉक्सिन है। ये न्यूरोटॉक्सिन ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसको, नर्व्स को पैरालाइज कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं टोटली। यानी कि पूरी बॉडी सिस्टम का आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो ख़त्म हो जाता है बिल्कुल, जिसकी वजह से सबसे जो स्वेर इसका इफ़ेक्ट होता है वो है रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। तो रेस्पिरेटरी मैकेनिज़्म रुक जाता है, जिसकी वजह से उस शख्स की डेथ हो जाती है।